मद्रास के अन्ना नगर वेस्ट यानी आज का चेन्नई, उसके 18 एवेन्यू रोड पर एक लग्जरी बंगला बना हुआ था। अब उस बंगले में एक रोज़ एक ब्रोकर आता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। ब्रोकर से उस बंगले में रहने वाले लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग इस घर को खरीद लेंगे, इसीलिए ब्रोकर तय की गई समय पर बंगले पर पहुंचता है, लगातार बेल बजाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद पीछे वाले रास्ते से ब्रोकर ऊपर जाता है। ऊपर के पहुंचने के बाद जब वो स्टेयर्स पर जाता है, स्टेयर्स से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो ठीक से दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन जितनी भी जगह से वो देख पाता है, वो देखता है कि नीचे सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। वो दरवाज़ा लगातार पीट रहा है लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो उसे कुछ अनहोनी की आशंका होती है। वो डर भी जाता है और ऐसे में वो लगातार पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले आते हैं। पुलिस के आने पर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उसके बाद पूरे घर की छानबीन की जाती है। और तभी पुलिस वालों की टीम से एक हवलदार बाथरूम के दरवाजे को खोलता है और अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अंदर एक एक्ट्रेस की लाश मिलती है। उसे दिखता है कि जो वॉशरूम है, उसी कमोड पर एक एक्ट्रेस की लाश पड़ी हुई है, खून चारों तरफ फैला हुआ है और उसके बगल में ही उससे हीरोइन की माँ की लाश भी पड़ी हुई है। और उन दोनों लाशों की हालत इतनी ख़राब थी कि पुलिस वाले देखकर खुद को कुछ समझा नहीं पाए। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि इस अदाकारा की हत्या किसने की या इतना सारा खून यहाँ पर कैसे आया, और अगर एक्ट्रेस का मर्डर किया गया तो उनकी माँ को किसने मारा। ये सारी चीज़ें पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। साथ ही साथ पुलिस को पोस्टमार्टम कराने के लिए जो लाश भेजनी थी वो भी वहाँ से उठाई नहीं गई। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया, उस बंगले में पूरी जांच कराई गई और तो और उस लाश की हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि पुलिस वाले उसे उठा भी नहीं पाए। बहुत बड़ी टीम बुलानी पड़ी और उसके बाद बहुत ही सलीके से जो दो लाशें पड़ी हुई थी माँ बेटी की, जिसमें से एक एक्ट्रेस थी, उभरती हुई कलाकार थी, बहुत ही सलीके से उन लाशों को उठाया गया और एम्बुलेंस में ना ले जाकर कार की डिग्गी में डालकर उन लाशों को अस्पताल तक ले जाया गया। अब कौन थी ये एक्ट्रेस, क्यों इसका कत्ल किया गया, कब की है ये पूरी वारदात और कैसे इस पूरी वारदात से ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका मिला था और एक बहुत बड़ा सबक भी मिला था। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं रानी पद्मिनी की, मलयालम की एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस, बड़ा नाम रहा इनका, बड़ी चर्चाएं रही इनकी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि महज 24 साल की उम्र में इनके साथ रहने वाले लोग ही इस तरीके से इतनी बेरहमी से इनका कत्ल कर देंगे और तो और इन्हें इंसाफ भी नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इस एक्ट्रेस का कत्ल किया गया और उसके बाद जो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने इनका कत्ल किया, साथ ही इनकी माँ को भी मौत के घाट उतारा, वो कितना फ्री घूम रहे हैं, उनकी सज़ा भी माफ़ कर दी गई। साथ ही साथ पुलिस उनको जब पकड़ती है तो वहाँ से एक जो कैदी है वो भाग भी जाता है, तब भी पुलिस को कोई होश नहीं रहता। तो किस तरीके से इस पूरी कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आए, किस तरीके से पुलिस वाले भी फेल हो गए, न्याय व्यवस्था भी फेल हो गई इस पूरी वारदात को सुलझाने में और इस पूरी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने में। तारीख है 1962, मद्रास, जिसे आज चेन्नई बोला जाता है। वहाँ के अन्ना नगर में एक महिला है इंद्र कुमारी और उनके साथ उनके हस्बैंड रहते हैं चौधरी। उनके घर में एक बिटिया का जन्म होता है, नाम रखा जाता है रानी पद्मिनी। अब जो रानी पद्मिनी की माँ थी यानी इंद्र कुमारी, उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनकी लाइफ में एक्टिंग कभी दस्तक नहीं दे पाई क्योंकि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई। उन्होंने अपना मन मार लिया, अपने पति की सेवा करने लगी, अपना घर संभालने लगी। बाद में पद्मिनी का जन्म हो गया। अब जब लड़की का जन्म होता है तो वो सोचती हैं कि अब हो ना हो, मुझे अपनी बेटी को एक एक्ट्रेस बनाना है, हिंदी सिनेमा में अपनी बेटी को उतारना है और इसको एक बहुत बड़ा नाम बनते देखना है। माँ ने ये सपना देखना शुरू कर दिया। अब जब रानी पद्मिनी बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के मरने के बाद माँ किसी तरीके से आसपास के इलाके में सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, ऐसे काम करके बहुत जुगत से पैसा इकट्ठा करती है, अपनी बेटी को पढ़ाती है। जब पद्मिनी की उम्र 16 साल होती है तो माँ को लगता है कि अब वक्त आ गया है, मुझे अपनी बेटी को एक्टिंग सिखानी चाहिए, साथ ही साथ कई जगह से अप्रोच कराना चाहिए, प्रोड्यूसर्स के पास ले जाना चाहिए, इसका टेस्ट होना चाहिए जिसके ज़रिए ये फिल्मों में अपना नाम कमा सके। लेकिन इंद्र कुमारी को तो हमेशा से जो फिल्म हिंदी सिनेमा था उसमें आना था, यानी बॉलीवुड में आना था, और इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर मुंबई आ जाती हैं। यहाँ पर एक चॉल में रहती हैं किराए पर।
यहाँ पर भी किसी तरीके से अपना भरण पोषण करती हैं, कुछ लोगों के घर काम करती हैं और अपनी बेटी को पालती हैं। साथ ही साथ इनके पास जितने जेवर गहने थे सब ये बेच देती हैं। अब इसी सिलसिले में मुंबई के कई सारे स्टूडियो जाती हैं, लगातार चक्कर पे चक्कर काटती हैं, खूब मेहनत करती हैं, लेकिन इनकी बेटी को ब्रेक नहीं मिलता। 1 साल तक मुंबई में अपने पैर घिसती हैं, कुछ नहीं होता। रानी पद्मिनी को कोई ऑफर नहीं मिलता। बहुत ही उदास हो जाते हैं लोग। और फिर जो इंद्र कुमारी है वो सोचती है कि मेरी बेटी को हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिला, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं मद्रास और वहाँ जाकर फिर से मैं अपनी बेटी की नई शुरुआत करूँगी और ट्राई करेंगे कि साउथ इंडस्ट्री में इसे कुछ काम मिले। अब ये वापस आते हैं, यहाँ पर भी एक छोटे से घर में रहते हैं किराए पर। इंद्र कुमारी फिर से वही सब काम करना शुरू करती है किसी तरीके से अपनी बेटी का भरण पोषण करने के लिए। और यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वो लगातार कई सारे प्रोड्यूसर से मिलती रही, अपनी बेटी का स्क्रीन टेस्ट करवाती रही और ऐसे में एक प्रोड्यूसर जो हैं वो इनकी बेटी को सेलेक्ट कर लेते हैं साइड रोल के लिए। वो उस मूवी में साइन कर ली जाती हैं रानी पद्मिनी और फिर पूरी मूवी आती है। मूवी नहीं चलती, लेकिन इस छोटी बच्ची ने जो किरदार निभाया उसने कई दिलों पर छाप छोड़ दी। कई लोग रानी पद्मिनी को पसंद करने लगते हैं और इसी तरह से उस साल कम से कम 7 या 8 फिल्मों में रानी पद्मिनी ने लगातार छोटे छोटे रोल किए और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। पैसा आने लगा। अब जब थोड़ा बहुत पैसा आया तो इन लोगों ने ये जो बंगला आप देख रहे हैं ये बंगला किराए पर ले लिया। काफ़ी बड़ा बंगला है, रहने की अच्छी खासी जगह है और इस बंगले में ये लोग किराए पर रहने लगे। अब किराए पर रहने के साथ साथ लगातार रानी पद्मिनी अब भी अपना स्क्रीन टेस्ट दे रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसे एक लीड रोल वाला जो लीड रोल मिलता है फिल्म में वो मिल जाए। और लगातार मेहनत करने के बाद ये दिन भी आता है। 1982 में एक लीड एक्ट्रेस के बतौर जो पद्मिनी है उन्हें चुन लिया जाता है। वो एक फिल्म करती हैं, फिल्म हिट भी हो जाती है। फिल्म हिट होने के बाद पैसे आते हैं। पैसे आने के बाद अब इंद्र कुमारी जो माँ थी पद्मिनी की वो बोलती हैं कि ठीक ठाक पैसे आ गए हैं, क्यों ना हम कुछ नौकर चाकर रख लें, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होता है, घर पे कोई रहता नहीं है, घर का काम फंस जाता है, हमारे खाना पीना ठीक नहीं हो पा रहा, तो हम एक नौकर रख लेते हैं। जो बेटी है वो भी हाँ भर देती है और इसी सिलसिले में ये लोग एक अखबार में इश्तिहार देते हैं कि इन्हें नौकर चाहिए और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब लगातार कई सारे लोगों से पूछा जाता है आप क्या कर लेते हैं, लोग टेस्ट देने भी आते हैं, तो 3 लोग फाइनल किए जाते हैं। एक होता है जपराप, जिसे ये लोग रखते हैं कि आप हमारी गाड़ी वगैरह चला लेना। एक जो होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी नरसिम्ह, इसे वॉचमैन के लिए रखते हैं और एक गणेशन था जिसे रखा जाता है बतौर कुक। अब उसी साल जब ये नौकरों की बात चल रही थी तभी उस वक्त निसान कार जो थी वो बड़ी फेमस थी। वहाँ पर इक्के दुक्के लोगों के पास निसान कार थी और माना जाता था कि जिन लोगों के पास वो कार है बड़े अमीर हैं। अब इसी सिलसिले में जो रानी पद्मिनी है यानी जो एक्ट्रेस थी मलयालम फिल्म की वो भी यही कार खरीद लेती है ताकि सोसाइटी में उसका स्टेटस बना रहे। और इधर नौकर भी रख लिए जाते हैं। तो जो जपराप था उसे उसका बतौर ड्राइवर रख लिया जाता है रानी पद्मिनी की। वो रानी पद्मिनी की निसान कार को चलाया करता है। अब दूसरी गलती क्या हुई इन लोगों से कि इन्होंने जितने भी नौकर रखे उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे केस में यही सबसे बड़ी गलती हुई इन दोनों माँ बेटी की। इन्होंने बिना बैकग्राउंड चेक किए हड़बड़ी में उन तीनों नौकर को रख लिया, जिसमें से जो जपराप था जिसे ड्राइवर के तौर पर रखा गया था वो जेल से छूटा हुआ था, चोरियां करता था कार की, कई बड़े लोगों की उसने कार चुराई थी। उसे जेल से छूटे हुए कुछ महीने बीतते हैं और वो इश्तिहार देखता है और यहाँ पर देखता है बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है और इनके घर में आकर काम करने लगता है। उधर अगर वॉचमैन की बात करूँ तो वॉचमैन भी जपराप का दोस्त था, वो भी चोरी में शामिल रहता है। तो ये दोनों एक तरीके से छटे हुए बदमाश थे और इनके यहाँ बतौर नौकर काम करने लगे। अब इधर ये लोग नौकरी कर ही रहे थे और इधर जो रानी पद्मिनी है उसका स्टेटस बढ़ता जा रहा था, मलयालम फिल्म में उसे पसंद किया जा रहा था और सिर्फ मलयालम ही नहीं, अब इसके बाद जो कर्नाटक यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री है वहाँ से इसके पास ऑफर आने लगे, साउथ की जितनी इंडस्ट्री है वहाँ से ऑफर आने लगे। और साउथ इंडस्ट्री में उस वक्त जो 1984 का दौर था उसमें जो रानी पद्मिनी है वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, बहुत बड़ा रुतबा था, बड़े बड़े हीरो इनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर जो माँ है उनका सपना फिर से उनके मन में एक तरीके से गुदगुदाने लगा और उन्हें लगा कि मैं अपनी बेटी को एक बार फिर से ट्राई कराती हूँ हिंदी सिनेमा में। और इसीलिए वो एक बार फिर अपनी बेटी को मिलवाती हैं और यहाँ पर उनकी मेहनत काम आती है। उन्हें एक फिल्म में प्रेम नाम की एक फिल्म थी जिसमें उन्हें कास्ट करने की बात की जाती है, जिसमें सचिन पिलगांवकर और आशा पारिक थे।
अब इस फिल्म को जब वो साइन कर देती हैं रानी पद्मिनी, तो उनका बॉलीवुड में आने का सपना भी साकार हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब मैं बॉलीवुड में भी कदम रख रही हूँ, साउथ इंडस्ट्री में तो मैंने जो नाम कमाया, अब बॉलीवुड तक मैं पहुँच जाऊँगी। इधर लगातार इनकी फिल्में बढ़ रही थी और एक दौर ऐसा भी आ गया उस टाइम पर कि एक साल में 12-12 फिल्में करने लगी और खूब पैसा इनके पास आने लगा। ऐसे में इन्होंने सोचा क्यों ना एक घर खरीद लिया जाए। अब हम लोग पैसे हमारे पास ठीक ठाक आ रहे हैं, हमारा स्टेटस ठीक हो गया, हमारे पास कार है, नौकर चाकर हैं, तो क्यों ना एक घर खरीद लिया जाए। और इसी सिलसिले में इन्हें पता लगता है, दोनों माँ बेटी को, कि एक जो जिस घर में अभी हम रेंट पर रह रहे हैं, यानी जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये वाला घर, इसे जो ब्रोकर है वो बेचना चाहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि कहीं और जाने से अच्छा है हम यहाँ पर सेटल्ड हैं, तो क्यों ना इसी को खरीद लें। अब इसी सिलसिले में ये दोनों उस ब्रोकर से मिलते हैं, बातचीत की जाती है। बातचीत होती है, तय होता है पूरा मामला 15 लाख में कि आप 15 लाख दीजिए और घर आपके नाम। अब ऐसे में जो रानी पद्मिनी है वो बोलती हैं कि ठीक है, हम 15 लाख आपको कैश दे देंगे, और पूरी डील डन हो जाती है। अब कुछ महीने का समय मांगा जाता है कि आप हमें 5-6 महीने का समय दे दीजिए, हम 15 लाख का इंतजाम करके आपको देते हैं और उसके बाद घर के पेपर्स हमें दे दीजिएगा, घर हमारा हो जाएगा। ये एक तरफ बातचीत चल ही रही थी जो पैसे वाली हो गई कि 15 लाख होगा, साथ ही साथ घर हमें खरीदना है। ये सारी बातें जो नौकर थे वो सब सुन रहे थे इनके घर में, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये कभी नौकर के सामने सारी चीज़ें बात कर लेते थे और जितने नौकर थे सब ये चीज़ें सुना करते थे। अब इधर ब्रोकर से बात तय हुई, उधर एक रोज़ जो जपराप है उसने कुछ गलती कर दी, जिसके चलते इंद्र कुमारी यानी कि एक्ट्रेस की माँ ने उसको जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब इसीलिए जपराप और ज़्यादा चिढ़ गया, उसके मन में बदला लेने की भावना घर कर गई। और जैसे जैसे महीने करीब आए वैसे वैसे इंद्र कुमारी ने एक दिन अपने बैंक से 15 लाख कैश निकाले और घर लेकर आई। और ये सारा काम इसने उसी निसान कार में बैठकर किया जिसका ड्राइवर जपराप था। और जपराप ने सारी चीज़ें देख ली, उसे समझ में आ गया कि ये लोग घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और 15 लाख रुपए भी इसने निकाले हैं, हमने उस दिन सुना भी था, और अब ये घर लेकर जा रही है। तो इस वक्त घर में बहुत सारा पैसा है। अब इन लोग की एक आदत भी थी, जो दोनों माँ बेटी थी, कि ये रात में शराब पिया करती थी और शराब पीकर खाना खाती थी, फिर शराब पीती थी, उसके बाद ये सोती थी। और यही सारी चीज़ें जो नौकर थे उन्हें हर एक डिटेल पता थी, बारीक से बारीक चीज़ पता थी। और इसीलिए जैसे ही एक रोज़ जब इन्होंने लगा कि आज हम प्लान कर सकते हैं, कोई शूटिंग भी नहीं है 2-3 दिन तक, कोई इनसे फ़ोन भी बात भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, तो अब हम कुछ प्लान करते हैं। और इसीलिए जब ये दोनों कमरे में बैठकर शराब पी रही थी, तारीख अगर मैं आपको बताऊं तो 15 अक्टूबर 1986 का दिन था। और इस दिन जब ये दोनों बैठकर शराब पी रही थी अपने कमरे में, तभी इसकी माँ को कुछ खाने का मन होता है। ये अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा किचन से कुछ ले आओ। अब जो लड़की है यानी जो एक्ट्रेस है, ये उठकर किचन में जाती है कि इधर जो तीनों नौकर हैं वो कमरे में घुसते हैं और ताबड़तोड़ चाकू से वार शुरू कर देते हैं करना इंद्र कुमारी पर, यानी रानी पद्मिनी जो एक्ट्रेस थी उसकी माँ पर लगातार ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जाते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है और तभी ये सारी आवाज़ें रानी पद्मिनी तक पहुँचती है। वो भागी भागी कमरे में जाती है तो देखती है हर तरफ खून फैला हुआ है, माँ बेसुध पड़ी है और जो नौकर है उनके हाथ में चाकू है। वो कुछ समझ पाती, भागने की कोशिश करती, उससे पहले ये नौकर उसे दबोच लेते हैं, रानी पद्मिनी का बुरा हाल करते हैं, उसे भी उसी तरीके से मौत की घाट उतारते हैं जैसे इसकी माँ के साथ किया। लगातार चाकू से अटैक करते हैं और उसके बाद दोनों लाशों को खींचकर बाथरूम तक ले जाया जाता है। सारा कैश उठाते हैं, सामान निकालते हैं, जो भी इनके घर में जेवर वगैरह रखे रहते हैं, जो भी ज्वेलरी होती है, सब इकट्ठा करके एक बैग में भरते हैं और तीनों निसान कार को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब ये लाश को बाथरूम में लॉक कर देते हैं, उसके अगले रोज जो जपराप है यानी जो कार चला रहा था, जो ड्राइवर है, वो एक लड़की को लेकर भी वहाँ आता है। लड़की उससे पूछती है कि आपके घर में तो मेम साहब रहती हैं, एक्ट्रेस रहती हैं, वो कहाँ पर है? तो बोलता है कि उनकी एक फिल्म चल रही है तो मुंबई गई हुई हैं, हिंदी फिल्मों में वो काम करने वाली हैं, इसलिए शूटिंग के लिए मुंबई गई हैं। और कि फिर लड़की को शक भी नहीं होता, लड़की को कुछ पता भी नहीं चलता, उसे लगता है एक्ट्रेस है, बड़े लोग हैं, इनका तो आना जाना लगा रहता है। वो उस लड़की के साथ, जिस लड़की को जपराप लाया था उनके घर में अगले दिन कत्ल के, उसके साथ 6-7 घंटे बिताता है, फिर उसको उसके घर छोड़ता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब ऐसे में 3-4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद की जो तारीख तय हुई थी, जैसे कि 15 अक्टूबर 1986 की तारीख को एक मर्डर हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद जब जो ब्रोकर है वो घर में आता है पैसे लेने, क्योंकि लोग पैसा निकाल के लाए थे और पेपर्स वगैरह देने घर के, तो उसे दरवाज़ा कोई उसका खोलता नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पीछे के दरवाजे से ऊपर छत पे जाता है क्योंकि सीधे स्टेयर्स थी, तो वो छत पर जाता है। छत से जब नीचे उतर के नीचे वाले फ्लोर पे आने की कोशिश करता है तो वहाँ पे भी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहता है लेकिन पूरा खुलता नहीं है।
वहीं से वो देखता है सारी चीज़ें कि हालात पूरे ख़राब लग रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है, अंदर कोई जवाब भी नहीं दे रहा, इसीलिए वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है तो बाथरूम से 2 लाशें निकलती हैं, एक एक्ट्रेस 24 साल की और एक उनकी माँ 44 साल की इंद्र कुमारी की। पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब ऐसे में पुलिस को पता लगाना था कि आखिर कत्ल किसने किया और क्यों किया। अब इधर जब पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले जाया जाता है तो उन्हें प्लास्टिक के बैग में पैक किया जाता है और ना कि एम्बुलेंस में ले जाते हैं बल्कि कार के डिग्गी में डालकर उन लाशों को ले जाते हैं। पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक तरीके से बात भी देखिए कि कोई भी नहीं था उस लाश को पूछने वाला, मौत के बाद पूछने वाला कोई उनके आसपास नहीं था। 10 दिन तक पोस्टमार्टम हाउस में दोनों लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई अंतिम संस्कार के लिए क्लेम करने नहीं आता। और उस वक्त के एक प्रोड्यूसर थे, महंत करके नाम है उनका, वो सामने आते हैं 10 दिन बाद और वो बोलते हैं कि लाइए, अगर कोई इनका रिलेटिव सामने नहीं आ रहा, कोई लाश नहीं ले रहा अंतिम संस्कार के लिए, तो आप मुझे सौंपिए। पुलिस वालों से वो बातचीत करते हैं और उसके बाद वो लाश उन्हें दी जाती है, तब वो उन लाशों का अंतिम संस्कार कराते हैं। पूरी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, सब उसके आसपास घूमते थे, सेल्फी लेने के लिए सब परेशान होते थे, लेकिन जब उसकी मौत हुई, जब उसकी हत्या हुई, तो 10 दिन तक वो जो लाश थी वो पोस्टमार्टम हाउस में सड़ती रही। कोई क्लेम करने वाला नहीं था, कोई रिलेटिव करीब नहीं आया। अंत में जाकर जब थक हार गए तो 10 दिन बाद एक प्रोड्यूसर सामने आता है और वो उनका अंतिम संस्कार करवाता है। अब इधर जब अंतिम संस्कार हो जाता है तब पुलिस के पास एक क्लू था कि इनके घर में निसान कार थी और वो गायब है। पुलिस उसी कार को ट्रेस करती है उसके नंबर के जरिए और फिर जपराप तक पहुंचती है। जपराप के साथ जब जपराप को पकड़ा जाता है तो वॉचमैन भी अरेस्ट होता है और फिर गणेशन जो कुक था वो भी अरेस्ट होता है। इनके अरेस्ट हो जाने के बाद इन तीनों को पेश किया जाता है अदालत में सज़ा भी सुनाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको अदालत की सज़ा के बारे में बताऊं तो किस तरीके से सज़ा दी जाती है, अदालत उस वक्त इन तीनों को फांसी की सज़ा देती है, लेकिन जब ये लगातार क्लेम करते हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, बहुत लंबी सज़ा हो रही है, तो इस सज़ा को उम्र कैद में बदला जाता है। उम्र कैद में बदलने के बाद इतनी लंबी ये सज़ा हो जाती है कि एक जो इसमें आरोपी था जिसने कत्ल किया था उसकी जेल में मौत हो जाती है और एक आरोपी जेल में बंद रहता है, जिससे अभी हाल ही में साल 2017 में बरी कर दिया गया है एक आरोपी को, यानी जिसने कत्ल किया था उसे। और जो तीसरा है वो पुलिस की जेल तोड़कर फरार हो गया। एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसका कत्ल किया गया, 3 कातिलों को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। एक की सुनवाई के दौरान, इतनी लंबी जो सुनवाई चलती है, पहले फांसी दी जाती है, उम्र कैद दी जाती है, तब मौत हो जाती है। एक उसे 2017 में बरी कर दिया गया और जो एक है वो पुलिस की कैद से जेल तोड़कर फरार हो जाता है और उसके बाद पुलिस कोई सुध नहीं लेती, उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं करती। पूरी व्यवस्था इसी तरीके से चलती रहती है। एक्टर्स को आज तक न्याय नहीं मिला, ना उनके लिए क्लेम करने वाला अब कोई बचा है।